हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और जिसमें हमारा पहला चैप्टर है हेलोल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे, इसमें जो टॉपिक हमारा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स on the basis of hybridization। ये हमारा पहला टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने हेलोजन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। तो एक बार से डिस्कस कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन शॉर्ट। वैसे तो क्लास 11 में हम सारा टॉपिक ये डिस्कस कर चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं कार्बन कंपाउंड्स के केस में। एक शॉर्टकट मैंने तुम्हें बताया था कि मान लो कोई कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब ये तो पता ही है कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी 4 होती है उसकी। अब 4 वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड का मतलब क्या है, चारों सिंगल हो सकते हैं, एक डबल हो सकता है, 2 सिंगल हो सकते हैं, एक ट्रिपल हो सकते हैं, एक सिंगल हो सकते हैं, या तो डबल भी हो सकते हैं। ठीक है, बनाएगा 4 ही। लेकिन अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है चारों, तो उस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, sp3। अगर कार्बन कंटेन करता है डबल बॉन्ड, मान लो कार्बन के साथ ही कर रहे हैं, 4 बॉन्ड दिखा दो, 2 3 और 4, इसके भी 4 दिखा दिए हमने। तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन करता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, इसमें भी sp2 होगी और इसमें भी क्या होगी, sp2। लेकिन अगर कार्बन कंटेन करता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालनी है जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है तो आएगी sp, इसमें भी आएगी sp। तो ये एक शॉर्टकट तरीका मैंने बता ही दिया था कि अगर कार्बन सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कंटेन करता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हमेशा sp3। डबल करेगा तो sp2 और ट्रिपल करेगा तो sp। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने हेलोजन कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर रखा है हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर। ये तो मैंने अभी बताया कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे। अब हम बात करेंगे कि हमने कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेलोजन के वो कंपाउंड्स जिनको हमने क्लासिफाई किया है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। पहले ही वाला केस हम लेते हैं, ठीक है। मतलब कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कार्बन कंपाउंड्स जिसमें जो हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन से जुड़ेगा दैट कार्बन एटम विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में 3 तरह के हमें कंपाउंड्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज एल्काइल हैलाइड्स, जिनको हम हेलोएल्केन्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा चैप्टर भी है हेलोएल्केन्स। इसके बाद एलाइलिक हैलाइड्स, और तीसरा क्लासिफिकेशन हमने किया है बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो 3 तरह के हेलोजन कंपाउंड्स हैं जिसको हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर क्या किया है, क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। सबसे पहले देखो आज का टॉपिक यही है एल्काइल हैलाइड्स, या हम इनको हेलोएल्केन्स भी कहते हैं। हेलोएल्केन्स तो हम IUPAC में यूज करते हैं और एल्काइल हैलाइड्स हम कॉमन नेमिंग में यूज करते हैं, ठीक है। अब बताता हूँ कि एल्काइल हैलाइड्स से हेलोएल्केन बाय डेफिनेशन होते क्या हैं। ये वो हेलोजन कंपाउंड होते हैं, सारे के सारे हेलोजन कंपाउंड से ध्यान रखना। पहले बता दूं हेलोजन्स क्या होते हैं। हेलोजन्स ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रेटिन। ये जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं इनको हम हेलोजन्स के नाम से जानते हैं। 9, 17, 35, 53 और 85, ठीक है। इनको हम किस नाम से जानते हैं, हेलोजन्स। हेलो का मतलब क्या होता है, सॉल्ट,
और जन्स का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर्स। क्योंकि ग्रुप 17 के वैसे तो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, ये सॉल्ट बनाते हैं व्हेन दे कंबाइन विद मेटल्स, इसलिए इनको नाम क्या रखा गया है? हैलोजेंस, यानी कि दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन जो है मेटल के साथ सोडियम के साथ जुड़ के क्या बना रहे हैं? NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भाई हैलोजन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले मैंने बता दिया हैलोजेंस ये होते हैं, हैलोजेंस का जो सिंबल है वो होता है X, X होता है सिंबल हैलोजेंस का। तो एल्काइल हैलाइड्स वो हैलोजन कंपाउंड्स हैं, मतलब हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, जिसमें हैलोजन जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा डायरेक्टली, वो कार्बन जो है वो कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, जैसे CH3Br, Cl, CH3, CH3, CH3 और आयोडीन। ये देखो हैलोजन कंपाउंड है, इसमें हैलोजन ब्रोमीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें आयोडीन है, इंडो हैलोजन है। अब चेक करते हैं हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्योंकि कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। ये कार्बन भी होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये कार्बन भी होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अभी मैंने बताया था अगर कोई कार्बन एटम चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल ही तो बना रहा है, सिंगल 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 और एक हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल, एक सिंगल इसके साथ, इसमें भी 4 सिंगल है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। तो वो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें हैलोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा होगा किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स। समझ आ गया? अब बता दूं, एल्काइल हैलाइड्स को हमने क्लासिफाई कर रखा है 3 पार्ट में, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब यूं देखा जाए जो हैलोजन एटम है यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप का भी काम करता है, तो हमने एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन, हेलो का मतलब होता है हैलोजन वैसे, ठीक है, हैलोजन। तो हैलोजन इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो सिंपल सा हिसाब है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, उस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे। अगर एक जुड़ा है तो वो होगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, 2 जुड़ा है तो सेकेंडरी, 3 जुड़ा है तो टर्शियरी। यहाँ से चेक करते हैं। ये रहा फंक्शनल ग्रुप जो कि हैलोजन एटम है। ये किस कार्बन से जुड़ा है? डायरेक्टली इस कार्बन से, जिससे डायरेक्टली जुड़ा उसमें स्टार बना लेना। अब इस स्टार वाले कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं? देखो 1, 2 और 3, 3 जुड़े हैं, तो कौन सा एल्काइल हैलाइड है ये? दिस इज टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है उस कार्बन पे बना वो स्टार, और उस स्टार वाले कार्बन से जितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे कि वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा। ये कौन सा है बताओ? फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, इस पे बना दो स्टार, डायरेक्टली इसी से जुड़ा है। अब इस स्टार वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? डायरेक्ट 1 और 1 2, तो कौन सा एल्काइल हैलाइड है ये? दिस इज आवर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सिंपल। ये कौन सा है? ये सिंपल एल्काइल हैलाइड है। कैसा है ये? सिंपल एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे डायरेक्ट जुड़ा है, उस कार्बन पे हमने स्टार बना भी लिया, तो इस स्टार वाले कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं है, तो ये क्या है? सिंपल एल्काइल हैलाइड। तो इसका मतलब सेकेंडरी हो गया, सॉरी टर्शियरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो फिर प्राइमरी कैसे बनाएंगे? प्राइमरी भी बना लेते हैं लोग। प्राइमरी ऐसे बन जाएगा CH3 CH2Br। अब इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन है, जिस कार्बन से जुड़ा उस पे लगा वो स्टार, डायरेक्ट जुड़ा है जिससे। वैसे तो ये कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज। ध्यान रखना क्योंकि हम एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? वो होते हैं जिसमें हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होगा डायरेक्टली उस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ध्यान रखना, इससे एक जुड़ा है तो ये हो गया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया, वैसे 11th में पढ़ाई था तुमने सारा। तो ये था एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स होते क्या हैं? दीज आर हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन व्हिच
halogen atom will be directly bonded to an sp3 या to a sp3 hybridized carbon atom. क्लियर? चलो आगे चलते हैं. इसके बाद हम आज बात करेंगे एलाइलिक हैलाइड्स की. सेकेंड, सेकेंड पे आते हैं. एलाइलिक हैलाइड्स की बात करते हैं जल्दी से. एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स भी वही है, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे सेम. और कॉमन चीज वो भी वही है कि जो हेलोजन कंपाउंड्स है वो किससे जुड़ा होगा, किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से. क्योंकि हम क्लासिफिकेशन क्या पढ़ रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का. मतलब ये हेलोजन कंटेनिंग तो सारे ही हैं. दूसरा, हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा उस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3. तो फिर डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस ये आएगा एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होगी, बट दैट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विल बी नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. मैं एग्जांपल से बताता हूँ. जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं है. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br. देखो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है मेरा हेलोजन. हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, क्योंकि ये कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं. अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम इज जस्ट नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. समझ आया? तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स. यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन होगा दैट कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और उससे जुड़ा होगा हेलोजन एटम यानी कि फंक्शनल ग्रुप. और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है. ये भी एलाइलिक हैलाइड्स है. क्यों? क्योंकि हेलोजन एटम जो है इस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन तो इस कार्बन पे क्या आ गई, वही आ गई sp3. एंड दिस कार्बन एटम इज जस्ट नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो इस तरह के कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. समझ आ गया? तो एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप यानी जो हेलोजन एटम है वो जुड़ा होगा अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, बट दैट कार्बन एटम विल बी जस्ट नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. क्लियर? अब आते हैं हम तीसरी टाइप पे. तीसरी टाइप है हमारी बेंजाइलिक हैलाइड्स. बेंजाइलिक हैलाइड्स अभी तो नाम से पता लग रहा है बेंजाइलिक यानी बेंजीन, बेंजीन आएगी इस केस में. ठीक है? तो बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, ये वो देखो बेंजीन बना देते हैं. ये बेंजीन बनी. अब ये तो पता है कि हेलोजन एटम हम बेंजीन से तो जोड़ नहीं सकते. क्यों? क्योंकि बेंजीन का कोई भी कार्बन एटम लोगे वो डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, यानी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2. हम बात कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की. तो बेंजाइलिक हैलाइड्स वो होते हैं, इसको ध्यान से समझना. बेंजाइलिक हैलाइड्स वो हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हेलोजन एटम जो है वो जुड़ा होगा अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, एंड दैट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विल बी नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग नहीं, मतलब जो हेलोजन है वो बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से नहीं जुड़ा होगा. बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से जो कार्बन एटम जुड़ा होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और उससे जुड़ा होगा हेलोजन एटम. तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स. क्योंकि अगर हेलोजन को डायरेक्ट बेंजीन से जोड़ दोगे तो वो sp3 नहीं बनेगा, वो बनेगा sp2. तो बेंजाइलिक हैलाइड्स का मतलब समझ में आ गया. वो ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, जस्ट नेक्स्ट टू दी बेंजीन रिंग. मान लो यही है, इस बार हमने क्या ले लिया, मान लो यहाँ पे ले लिया हमने क्लोरीन, और ये एल्काइल ले लो, इथाइल ले लिया हमने लोग CH3 CH और आयोडीन. देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो सारे सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है sp3, एंड दिस कार्बन एटम इज जस्ट नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग.
समझ आया? ठीक है, ये भी ले सकते हो आप। एक हाइड्रोजन की जगह एक एल्काइल और ले लो, CH3Br। दिस कार्बोनेट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ आया? वैसे देखा जाए तो ये हो गया प्राइमरी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इस पर स्टार लगाओगे, इससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है, ये प्राइमरी। ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी। ये कौन सा हो गया? टर्शियरी। क्लियर हो गया सबको? चलो आगे चलते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो 3 वाले में 3 ही केस है, ये ध्यान रखना, याद रहेगा, इजी है। sp3 p3 यानी sp3 वाले में 3 केस और sp2 वाले में p2 यानी कि 2 केस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन कंपाउंड्स की। तो इसमें 2 केस आएंगे, एक तो इसमें अराइल हैलाइड्स और एक इसमें पड़ेंगे विनाइलिक हैलाइड्स। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये भी। इसमें 2 केस आते हैं sp2 में। पहले बात करते हैं अराइल हैलाइड्स की, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? हेलोएरीन्स, जो कि हमारा चैप्टर का भी नाम है। हेलोएरीन पढ़ लिया, जिसको हमने क्या कहा था? एल्काइल हैलाइड। अब हम बात कर रहे हैं हेलोएरीन यानी कि अराइल हैलाइड। ठीक है, एक तो अराइल हैलाइड और एक इसमें आ जाएगा विनाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, ये विनाइल हैलाइड्स भी बोल देते हैं इसको, विनाइलिक या विनाइल। ठीक है, अराइल और विनाइल हैलाइड्स। तो बात करते हैं इस बार, ये बात तो कंफर्म है कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे sp2 होना चाहिए। इसका मतलब हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ेगा दैट कार्बन मस्ट कंटेन दी डबल कोवलेंट बॉन्ड, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp2। तो पहले बात करते हैं एराइल हैलाइड्स की, और ध्यान से समझना। एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं? एराइल हैलाइड्स वो हैलोजन कंपाउंड्स हैं जिसमें, मान लो बेंजीन लिया हमने, हैलोजन एटम जो है वो जुड़ा होगा इससे किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ऑफ कोर्स ऑफ द बेंजीन रिंग। भाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड किसका होगा? बेंजीन का ही होगा ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? एराइल हैलाइड्स। समझ आ गया? इसको हम हेलोएरीन्स भी बोलते हैं। हेलो का मतलब हैलोजन, एरीन का मतलब होता है बेंजीन। वैसे तो ये ब्रोमोबेंजीन है। क्या है? ब्रोमोबेंजीन। क्लियर हो गया? तो अगर हैलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? एराइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स। सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कई बार, आइडेंटिफाई करना कि ये कंपाउंड जो है किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम विनाइल हैलाइड्स की। ये तो था एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स। ठीक है, अब देखो दोनों में फर्क क्या आएगा? विनाइल हैलाइड्स में क्या है? विनाइल हैलाइड्स में भी देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 चाहिए तो हैलोजन एटम जो है वो किस कार्बन से जुड़ेगा? ऑफ कोर्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ेगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br। मतलब ये जो हैलोजन एटम है दैट विल बी अटैच्ड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। अभी तो हाइब्रिडाइजेशन इस पे क्या आएगी? sp2। मतलब ये कि हैलोजन एटम जो है डबल बॉन्डेड कंटेनिंग कार्बन एटम से डायरेक्ट जुड़ा होगा, लेकिन वो बेंजीन का नहीं होना चाहिए। अगर बेंजीन का है तो वो बनेगा एराइल हैलाइड्स या हेलोएरीन्स, उसको हम कहेंगे। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा विनाइल हैलाइड्स। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तुमसे, तुम्हें बताना है कि ये कंपाउंड किस कैटेगरी में आएगा? हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। ठीक है, ये मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, एज एन असाइनमेंट समझ लो। एक क्वेश्चन है कि तुम्हें बताना है कि ये कंपाउंड ऑफ कोर्स sp2 है, या तो होगा एराइल हैलाइड्स या होगा विनाइल हैलाइड्स। तो तुम्हें ये बताना है कि एराइल हैलाइड है या विनाइल हैलाइड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए करना है सॉल्व। चलो, तो ये था क्लासिफिकेशन, जो तक हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज़ क्लियर होगी सबको अच्छे से, इसको लर्न करना है। अब हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर का नाम है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो आज हम हेलोएल्केन्स पढ़ेंगे पहले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है। ठीक है, हमें फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। उनकी नेमिंग तो हम 11वीं क्लास में नॉमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं।
यहाँ पर हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेलो एल्केन्स की। ठीक है, हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। R बॉन्ड X, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा। इसमें R होगा कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप और X होता है कोई ना कोई हेलोजन एटम। ठीक है, हेलो एल्केन्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेसिकली होता है X यानी कि हेलोजन एटम। ये तो पढ़ा ही है तुमने। अब ये हेलोजन एटम क्या क्या हो सकता है? इट मे बी फ्लोरीन, इट मे बी क्लोरीन, इट मे बी ब्रोमीन, इट मे बी आयोडीन। एस्ट्राडीन हम कभी नहीं लेते क्योंकि वो ट्रेसेस अमाउंट में होता है। ठीक है, इसके बाद जनरल फॉर्मूला बता दिया मैंने। इसमें हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं हेलो नेमिंग में। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग कैसे देते थे बताओ? प्रीफिक्स आ गए तो हेलो प्लस एल्केन, एल हो गया वर्ड रूट, ई हो गया प्राइमरी सफिक्स, तो ये बन गया हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का नाम हेलो एल्केन ही होता है। अगर हेलोजन क्लोरीन है तो क्लोरो एल्केन, एल्केन कार्बन बताना है चेन में, एक है तो मीथेन, दो तो इथेन, ये तो सबको पता ही है। कॉमन नेमिंग हम कैसे देते हैं इसकी? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एग्जांपल ले लो कोई भी। ये क्लास 11 में नॉमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं। एग्जांपल जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 Pr। अब इसकी नेमिंग करनी है, सबको पता है यूपीएससी कैसे करनी है। हेलो एल्केन, हेलो मतलब हेलोजन, हेलोजन कौन सा अभी पहचानो? ब्रोमीन है, तो हेलो तो हो गया ब्रोमीन का, हो गया ब्रोमो। एल यानी कार्बन, कितने कार्बन है? 2, तो 2 के लिए एल यानी वर्ड रूट, कितने कार्बन है? 2, 2 का मतलब हो गया इथ, और सिंगल बॉन्ड है एन, तो ये हो गया ब्रोमोइथेन। सिंपल है, कोई भी बना सकता है। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल तो ये है R पार्ट, फॉर्मूले में लिखा हुआ है R बॉन्ड X, 2 कार्बन है तो एल्काइल बनेगा इथाइल। हैलाइड यानी हेलोजन, हेलोजन ब्रोमीन है तो हैलाइड हो जाएगा ब्रोमाइड। तो दिस इज हाउ वी डू दी नेमिंग। नेमिंग हम पढ़ चुके हैं, अब करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। ठीक है, ये सारा बेसिक था जो तक हमने पढ़ा। आज हम बात करेंगे प्रिपरेशंस की हेलो एल्केन्स को हम कैसे बना सकते हैं। एक प्रिपरेशन आज हम पढ़ेंगे जिसमें 3 रिएक्शन आएंगी। ठीक है, सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे आज, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन हम कैसे बनाएंगे। अब ये तो पता लग गया ना हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, R बॉन्ड X, ये बना लें। थोड़ा रिएक्शन को क्रैप भी करना है लेकिन कॉन्सेप्ट है, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म है तो समझने की भी जरूरत है। तो पहले बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। सबसे पहले प्रिपरेशन आती है हमारी एनसीईआरटी में फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से हम बनाएंगे हेलो एल्केन। तो 3 तरीके से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है, देखो भाई, सबसे पहले रिएक्शन पढ़ते हैं। अब एल्कोहल है तो उसको किसी न किसी रिएजेंट के साथ ट्रीट तो कराना पड़ेगा बनाने के लिए। तो किसके साथ ट्रीट कराएंगे? बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स। तुम्हें एल्कोहल को ट्रीट कराना है हेलोजन एसिड्स के साथ। अब पहले बता दूं हेलोजन एसिड क्या होती है। हेलोजन एसिड नाम से पता लग रहा है हेलोजन की एसिड। जैसे हेलोजन है क्लोरीन, और एसिड होती है जो हाइड्रोजन कंटेन करती है, जैसे HCl, ये एक एसिड है। किसकी एसिड है? हेलोजन की, तो हेलोजन एसिड है। HCl, HBr, HI, HF, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? हेलोजन एसिड्स। H तो जनरल हाइड्रोजन कंटेनिंग है, एसिड है तो हाइड्रोजन कंटेन करेगी, और हेलोजन के लिए सिंबल क्या होता है? X। तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया, इसी को हम बोलते हैं हेलोजन एसिड। ठीक है, हेलोजन यानी X और हाइड्रोजन कंटेन कर रही है तो एसिड है, क्योंकि एसिड वही होती है जो जिनको हम वाटर में अगर डिसॉल्व करेंगे तो डिसोसिएट होकर क्या प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोजन आयंस। समझ आ गया? तो सिंपल सा फॉर्मेट है, जल्दी से बनाते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल का फॉर्मूला सबको पता होगा। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? R बॉन्ड OH। इसको ट्रीट कराना है हेलोजन एसिड के साथ, प्लस HX। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या निकलेगा? इसमें निकलेगा वाटर, एसिड बीच का।
इस वाटर को यहाँ निकाल दो, चाहे प्लस करके लिख दो, एक ही बात है। बचा क्या, R-Bond-X हेलो एल्केन बनाना था हमें ये, ठीक है, बन गया हेलो एल्केन। ये क्या था, एल्कोहल। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है कि एल्कोहल को हैलोजन एसिड्स के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन, वाटर निकल जाएगा रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन है। अब हम पढ़ते हैं कि इस रिएक्शन में हम एल्कोहल्स कौन सा लेंगे, क्योंकि एल्कोहल भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और हैलोजन एसिड कौन सा लेंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर की, और बड़े ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, सबको पता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। अगर मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो तुम्हें थोड़ा जल्दी समझ आएगा। ठीक है, सबको पता है जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे हैलोजेंस का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड टूटना होता है आसान। तो बॉन्ड टूटना आसान होगा तो हैलोजन एसिड दे क्या रही है, हाइड्रोजन, उधर से आ रहा है OH, तो हैलोजन एसिड का हाइड्रोजन देना आसान होगा, यानी इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वही तो होते हैं जो रिडक्शन के लिए क्या देते हैं, हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहेगा हैलोजन एसिड का, बिकॉज डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड का टूटना ब्रेक होना आसान होगा, ठीक है, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इसका बढ़ेगा। ये चीज क्लियर होगी। आगे चलते हैं, एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं। ऑफ कोर्स एल्कोहल में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, R मतलब कार्बन हो गया ना, यहाँ पे मिथाइल है तो कार्बन, इथाइल कुछ भी हो, कार्बन होगा। जिसका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटना आसान होगा, जिस एल्कोहल का मतलब जिसका OH देना आसान होगा, वो रिएक्टिव होगा ज्यादा, क्योंकि वहां से OH ही आ रहा है। तो बात करूँ अगर मैं एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें होता है टर्शियरी एल्कोहल, फिर होगा सेकेंडरी और फिर होगा प्राइमरी। कैसे भाई, देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। पहले लेते हैं टर्शियरी एल्कोहल। फिर लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल और फिर लेते हैं प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। अरे फंक्शनल ग्रुप OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें स्टार लगाओ, उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, 3, तो टर्शियरी एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें स्टार लगाओ, यही तरीका बताया था मैंने कि स्टार वाले कार्बन से 2 कार्बन जुड़े तो सेकेंडरी एल्कोहल, ये है प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जिसका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटना आसान होगा, इसका तोड़ना है, इसका तोड़ना है, क्योंकि इधर से OH निकालना है, इसका तोड़ना है, तो जिसका टूटना आसान होगा बॉन्ड वो रिएक्टिव होगा ज्यादा। वैसे तो मैंने बता दिया टर्शियरी का रिएक्टिव होगा ज्यादा, रीजन क्या है साफ दिख रहा है, देखो बॉन्ड टूटना आसान कब होता है, 2 कंडीशन, या तो बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी हो, जैसे हमने हैलोजन एसिड के केस में पढ़ा, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड टूटना आसान हो जाता है। दूसरा पोलैरिटी बढ़ने से, पोलैरिटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस बढ़ने से, अपोजिट चार्ज ज्यादा क्रिएट होने की वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है और बॉन्ड टूट जाता है। अब देखो टर्शियरी एल्कोहल में कितने एल्काइल ग्रुप हैं, 1 R मतलब R ग्रुप करो, 1 2 और 3। एल्काइल ग्रुप का कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सबने पढ़ा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। अब तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या है कि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिपल्शन स्टार्ट होने की वजह से क्या है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को तो खींच तो रहा ही था, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन कार्बन से। अब एक तरीके से कार्बन उसको धकेल भी रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वही है ना, पोलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऑक्सीजन की खींचने की टेंडेंसी और बढ़ गई और कार्बन की देने की टेंडेंसी और बढ़ गई। तो उससे क्या है, पोलैरिटी बढ़ गई। पोलैरिटी बढ़ने से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हो गया वीक, और बॉन्ड टूटना सबसे आसान होता है। इसमें सिर्फ 2 एल्काइल हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा डोनेट नहीं कर पाएंगे इसके कंपैरेटिवली। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें थोड़ी सी कम होगी, रिपल्शन कम होगा, पोलैरिटी इसके मुकाबले कम होगी, इसमें और कम हो जाएगी क्योंकि इसमें एक ही एल्काइल है। तो सीधी सी बात है, कार्बन ऑक्सीजन की पोलैरिटी टर्शियरी एल्कोहल में होती है ज़्यादा, इसलिए बॉन्ड वीक होता है, इसलिए टूटना आसान होता है, इसलिए टर्शियरी एल्कोहल जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी विल बी मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। तो
एक तो ये एक्सप्लेनेशन है। दूसरा, जब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो इसके मैकेनिज्म में बनता है कार्बोकेटायन। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। दूसरे तरीके से बता दूं, ये तो समझ आएगी। अब कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर सबने पढ़ा है। टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब टर्शियरी कार्बोकेटायन कौन बनाएगा? टर्शियरी अल्कोहल, इसलिए रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? टर्शियरी अल्कोहल की। ये था ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटायंस। ठीक है, कोई भी मेथड से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब लेते हैं इसमें एग्जांपल। ये तो हो गया फॉर्मेट, तो एग्जांपल्स की बात करते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, मान लो हमने ले लिया इथेनॉल CH3 CH2OH, और हेलोजन एसिड मान लो मैंने ले लिया HCl। एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, तो टर्शियरी अल्कोहल जो है वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा विद हेलोजन एसिड। लेकिन अगर हम लेंगे प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल, तो क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम होती है तो हमें कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। और इस फॉर्मेट में एक नेम रिएक्शन आती है, बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, उसको हम ग्रूव्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ग्रूव्स एक साइंटिस्ट था तो मर चुका है। उसने बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स लिए थे और उनको रिएक्ट कराया इसके साथ, HCl के साथ। हेलोजन एसिड उसने HCl की ली थी और अल्कोहल लिया था प्राइमरी और सेकेंडरी। और किसकी प्रेजेंस में? इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। मैं लिख देता हूँ, कैटलिस्ट उसने लिया था एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, और उसने बनाया था हेलोल्केन। हेलोल्केन क्योंकि हेलोजन HCl में क्लोरीन है, तो हेलोल्केन तो क्लोरीन ही बनेगा, ये तो अंडरस्टूड है। तो उसी रिएक्शन को हम ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। तो ग्रूव्स प्रोसेस ने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से क्लोरोएल्केन बनाए थे, क्योंकि हेलोजन एसिड HCl लिया, लेकिन कैटलिस्ट ये लिया। तो उस रिएक्शन को हम ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। जैसे अगर मैं ग्रूव्स प्रोसेस की रिएक्शन बनाना चाहूँ तो कैसे बनानी पड़ेगी? कोई भी प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल हम ले लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल ही लिया था वैसे हमने, ये अल्कोहल हो गया इथेनॉल CH3 CH2OH, और हेलोजन एसिड होगी HCl। कैटलिस्ट क्या लेना है? एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, हीट कर देंगे क्योंकि प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, तो हीट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेट वही है, सबको पता है। क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा भाई, इधर से H इधर से OH, तो वाटर यहाँ निकाल दो और RX हेलोल्केन बन जाएगा CH3 CH2Cl, जोड़ देंगे। ठीक है, ये था तुम्हारा इथाइल अल्कोहल, या इसको इथेनॉल भी कहते हैं। ये हेलोजन एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो गया हेलोल्केन, हेलो यानी क्लोरो, एल्केन यानी इथेन, ये इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या है? इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? दिस इज ग्रूव्स प्रोसेस, क्योंकि ग्रूव्स ने सबसे पहले हेलो एल्केन मतलब क्लोरोएल्केन बनाए थे इस तरीके से, प्राइमरी और सेकेंडरी लेके। कैटलिस्ट किया था ये। अब मान लो हम ले लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH3OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। हेलोजन एसिड अगेन HCl। ठीक है, कैटलिस्ट वही लेना है एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, सब कुछ वही है, फॉर्मेट सेम है। इस बार हीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल प्राइमरी से थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस केस में निकलेगा वाटर और बनेगा ये CH3 CH3 और Cl। ठीक है, क्लोरीन आ गया। अब इसके हम कर देंगे नेमिंग। ठीक है, नेमिंग कैसे करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। ठीक है, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? 2 क्लोरो, और ये हो गया प्रोपेन। ठीक है, या इसको हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, जो कि इसका कॉमन नाम है, वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें नेमिंग करनी है। ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल था, इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन टू बोल। ये हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, समझ आ गया? तो
तो अगर पेपर पे आए कि ब्रूज प्रोसेस क्या है, तो तुम्हें लिखना है भाई ब्रूज प्रोसेस वो रिएक्शन है जिसमें हम क्लोरोएल्केन बनाते हैं। हेलोल्केन में सिर्फ क्लोरोएल्केन, क्योंकि हेलोजन एसिड उसने इससे लिया था। और कौन से अल्कोहल्स को रिएक्ट कराया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। और कैटलिस्ट क्या लिया था, एनहाइड्रस ZnCl2। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ब्रूज प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अंडरस्टूड? चलो ठीक है। इस टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, नॉट इन दिस चैप्टर, आगे आने वाले उसमें वहाँ डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को। अब इसमें मैं थोड़ा तुम्हें एक्स्ट्रा बता देता हूँ। एक्स्ट्रा ये है, इस चीज़ को भी याद रखना है तुम्हें, एन इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ HCl and anhydrous ZnCl2 is called Lucas reagent। लुकास भी एक साइंटिस्ट है, उसने एक रिएजेंट बनाया था। रिएजेंट तो क्या बनाया था कि जो HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 जो ग्रुप्स ने लिया था, इनके इक्वी मोलर मिक्सचर उसने करके एक रिएजेंट बनाया था लुकास ने। तो उसको उसी के नाम से जानते हैं, उसको लुकास रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। समझ आ गया? क्लियर है सबको? चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलो एक काम करते हैं, आज के लिए क्लास इतनी ही रखें। यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़ो, जो भी रिएक्शन लिखवाई है चाहे एक ही रिएक्शन है, इसका कॉन्सेप्ट समझो। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा क्रेमिंग तो है, लेकिन कंसेप्चुअल है, याद रखना कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो। तो यहाँ तक इसको पढ़ो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो।